बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। द इक्विंग ग्रीन यूनिट 6 पीसीटीबी की जो अभी ऑफिशियल बुक है, वेबसाइट में मौजूद है, मार्केट में मौजूद है। उसके मुताबिक हम जो लेटेस्ट बुक है, ये हम वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम बिट्स के प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। आइए इस यूनिट का जो अगला लेक्चर है एफ पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ये तक हमने कर ली थी एक्सरसाइज, तो आइए इसको पहले क्वेश्चंस करते हैं। How does the use of F part? How does the use of the present tense and the following line contribute to the timeless and universal theme of the poem? How does the choice of the tense affect the reader's perception of the events described? ये देखें, ये बुक पे हमने स्टडी किया है। अब लाइन्स कौन सी है? द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काईज। आपने जब हमने पोम पढ़ी थी, उसकी ट्रांसलेशन में ये बड़े डिटेल में और बड़ी अच्छे अंदाज में समझाई थी, कोशिश की थी हम लोगों ने। तो होपफुली आपको अंडरस्टैंड आ गई होगी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी। अब इसका क्वेश्चन है एफ पार्ट का, तो कंट्रीब्यूट बना हिस्सा डालना क्या, ठीक है जी। टाइमलेस जिसे लाजवाल, जिनकी जिसकी टाइम के बगैर जो चीज़ हो, अफाकी मौजूद यूनिवर्सल थीम होता है जी। और परसेप्शन जो आपको कहते हैं, तस्वर को कहते हैं। और बाकी ये देखिए, इनका ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। मुदर्रजा शत्रु में फिलहाल जमाने का इस्तेमाल नज़म के लाजवाल आफाकी मौजू में किस तरह किरदार अदा करता है। जमाने का इंतखाब बयान करता वाकयात के बारे में कारीन के तस्वुर को किस तरह मुतासर करता है। यहाँ तक हमने कर ली ट्रांसलेशन। तो सन डज अराइव यानी कि सूरज तुलू होता है, एंड मेक हैप्पी द स्काई, और आसमानों को खुश करता है। तो ये कोई आंसर हमने आंसर देना है कि अगर ये जमाना हाल में नज़म के जो लाजवाल, जो टाइमलेस और यूनिवर्सल थीम है, उसमें ये क्या किरदार अदा करता है। कारीन के तस्वर को किस तरह ये इस जमाने का यानी फिलहाल मुतले का इस्तेमाल लीजिए, कारीन के तस्वर को किस तरह मुतासर करता है। तो ये एक लाइन ली गई है, तो हम इसका आंसर दे रहे हैं। आंसर हमने अपने नोट्स पे किया, लिखा हुआ है, नोट आउट किया हुआ है। आइए इसको हम डिजिटल टूल से रीड आउट कराते हैं, फिर आगे चलते हैं। The use of present tense, does arise, make happy, gives the poem a timeless and ongoing quality. It makes the events feel as if they are happening now, rather than in the past. This reinforces the universal theme of renewal, nature's beauty, and the innocence of youth, things that occur every day and are common to all generations. कॉमन टू ऑल जनरेशन, तो यानी कि मुश्तरका तमाम नस्लों के लिए अक्कर वकूफ रिन्यूअल, यानी तजदीद इसे कहते हैं। नेचुरल ब्यूटी फितरत की खूबसूरती, इनोसेंस और यूथ नौजवानों की मासूमियत, अनगोइंग जारी जो म्यार है, टाइमलेस लाजवाल, डाजराइज ये आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, जमाना हाल मतलब ऐसा भरता है, खुश करता है, मेक यानी कि ये मीनिंग दिए गए। नजर को लाजवाल और जारी म्यार फराम करता है, इससे वाकयात को ऐसा महसूस है जैसे वो माजी की वजह अब हो रहे हैं। ये तजदीद फितरत की खूबसूरती और नौजवानों की मासूमियत के आलमगीर मौजूद को तकवीत देता है। ऐसी चीज़ें जो हर रोज होती है और तमाम नस्लों के लिए मुश्तरक है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका अगला पैराग्राफ है जी, अभी क्योंकि क्वेश्चन एंड नहीं हुआ। बाय यूजिंग प्रेजेंट टेंस, ब्लैक इनवाइट, ब्लैक कौन जी? विलियम ब्लैक, जिन्होंने इक्विंग पोएम लिखी। ब्लैक invites the reader to experience the freshness and joy of a new day in real time। ठीक है ना। अब क्या है जी, जमाना हाल मतलब इस्तेमाल करते ब्लैक कालीन को हकीकी मानों में एक नए दिन की ताजगी और खुशी का तजुर्बा की दावत मिलता है। ठीक है, ताजगी, फ्रेशनेस, जो है अपने नए दिन की खुशी इन रियल टाइम, हकीकी, ठीक है, वाकई में। ही आल्सो एम्फसाइज द कंटिन्यूटी एंड साइकिल लाइफ। एम्फसाइज जोर देना, कंटिन्यू यानी कि जारी रहना, मुसलसल, साइकिल लाइफ जिंदगी का चक्कर दायरा, मेकिंग द पॉइंट फील अलाइव एंड एवर रेलेवेंट। ठीक है जी। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। जमाना हाल का उसका इस्तेमाल करते हुए ब्लैक कारीन को हकीकत इनायत देने के लिए पिछहत्तर का दादा को और चक्कर पर जोर दे, जिससे जज्ब को जिंदा और हमेशा मुतलका महसूस होता है। ठीक है जी। आ, आगे आप इसमें मजीद भी ऐड कर सकते हैं। ये जमाना जो है कारीन को नज़म के वाक़े से बराह जोड़ सकता है और उसे फतरत की खूबसूरती और जिंदगी के तसव्वुर महसूस करवाता है। ये एक आफाकी यूनिवर्सल तजर्बा बन जाता है
जो हर दौर नस्ल के यकसा मानी रखता है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका शायद इंग्लिश में थोड़ा मिसिंग है, इंशाल्लाह इसको अपडेट कर देंगे। बहरहाल ये इजाफी है, यहाँ तक भी कर लें तो इट्स इनफ, लेकिन आप मजीद जाना चाहें तो ये है, हम अपने नोट्स में ऐड करेंगे मजीद। ये इसकी ट्रांसलेशन कर दी मिस्टेकनली, इसकी वो स्किप हो गया है, जो इंग्लिश वर्जन है ट्रांसलेशन हुई हुई, लेकिन ये बात है वो ह्यूमन एरर। तो नेक्स्ट ही हम जी पार्ट की तरफ जा रहे हैं। इन द फॉलोइंग लाइन व्हाट रोल डू द एडजेक्टिव्स मैरी एंड वेलकम प्ले इन शेपिंग द मूड ऑफ द पोएम? हाउ वुड द मीनिंग चेंज इफ दीज एडजेक्टिव्स वर रिप्लेस्ड विद डिफरेंट वंस? ठीक है जी। द मेरी बेल रिंग्स तब टू वेलकम द स्प्रिंग। अब वो कहते हैं ये नीचे जो लाइन दी गई है, ठीक है जी, मुदर्रिस सत्रों में नज़म के मिजाज में खुशी और खुशअमदीद की खसूसियत क्या किरदार अदा करते हैं? एडजेक्टिव जो इसमें सिफात हैं, मेरी एंड वेलकम, क्या वो कहते हैं, मूड जो है, मिजाज मतलब किस तरह का बयान करते हैं? हाउ वुड द मीनिंग चेंज इफ दीज एडजेक्टिव आर रिप्लेस विद डिफरेंट टोन? अगर इस बात को मुख्तलिफ सिफात से बदले तो मानी कैसे तब्दील होंगे? अगर इनको इनके डिफरेंट वो कहते हैं कर दिया जाए तो मानी किस तरह? खुशी में घंटियां बजती है मौसम बहार का इस्तकबाल करने के लिए। तो इसका आंसर भी हम अपने अपने इसमें लिखा हुआ है, आइए इसको पढ़ते हैं। आंसर नोट करते हैं। एडजेक्टिव्स मेरी और वेलकम प्ले क्रूशियल रोल इन क्रिएटिंग जॉयफुल, अपलिफ्टिंग एंड सेलिब्रेटरी मूड इन द पोएम। ठीक है जी, आप देखें जी, अपलिफ्टिंग हौसला अफजाई, जॉयफुल खुशगवार, जश्न का मूड, सेलिब्रेटरी मूड। ठीक है जी, इसमें इसमें सफा खुशी और खुश आमदेद, यानी कि मैरी एंड वेलकम नजर में खुशगवार, हौसला अफजा और जश्न का मूड पैदा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। अब नेक्स्ट है जी, Mary describes the bells as cheerful and happy, suggesting celebration and excitement. अब मैरी घंटियों को पुरमसरत और खुशी के तौर पर बयान करती है, जो जश्न और जोश व खरोश की निशानदेही करती है। जैसे बेल एज चेयरफुल एंड हैप्पी, यानी कि पुरमसरत खुशी, सजेस्टिंग सेलिब्रेशन यानी कि जश्न, और एक्साइटमेंट जोश व खरोश की निशानदेही करती है। अब वो कहते हैं वेलकम क्या करता है जी? वेलकम एम्फेसाइजेस, जोर देता है स्प्रिंग एज ए पॉजिटिव एगरली अवेटेड सीजन। ठीक है, बेसब्री से यानी कि जिसका इंतजार किया जाए, एगरली बेसब्री से, अवेटेड सीजन इंतजार किया जाने वाला मौसम। ए सिंबल ऑफ रिन्यूअल, तजदीद, तरक्की, ग्रोथ एंड हैप्पीनेस, खुशी, खुश आमदेद, बाहर की एक मुस्बत बेसब्री से इंतजार किए जाने वाले मौसम के तौर पर जोर देता है। तजदीद, तरक्की और खुशी की अलामत। तो आप क्लियर हो गया होगा। Together, these adjectives help establish a mood of warmth, optimism, and innocence which aligns with the overall theme of the poem, the joyful harmony between nature and human life. Establishment कायम करना, मूड ऑफ वार्म यानी कि गर्मजोशी का जो मूड होता है। ठीक है जी, ऑप्टिमिज्म उम्मीद जिसे कहते हैं, इनोसेंस मासूमियत को कहते हैं, अलाइन माना मुताबिकत बनाना रखना, ओवरऑल थीम मजमूई जिसे कहते हैं, मौजू, हार्मनी हम आहंगी को कहते हैं, नेचर कुदरत, मिलकर ये खासूसियत गर्मजोशी, उम्मीद और मासूमियत के मिजाज को कायम में मदद करते हैं, जो नज़म के मजमूई मौजू के साथ मुताबिक कराते हैं फितरत इंसानी जिंदगी के दरमियान खुशगवार हम आहंगी। नेक्स्ट है जी, हाउ वुड द मीनिंग चेंज इफ द ऑब्जेक्टिव्स वर रिप्लेस? अगर सिफात को तब्दील कर दिया जाए, ऑब्जेक्टिव अगर तब्दील कर दिए जाए, यानी कि जो है उनकी जगह कोई और लगा जाए, तो मानी कैसे तब्दील होंगी? तो लेट्स सी। इफ मेरी वर रिप्लेस्ड विद डल, मकसद मेरी खुश है तो उसको डल से, उसको बेहसी से कहते हैं, हार सख्त से चेंज कर दे। द बेल्स वुड नो लॉन्गर साउंड जॉयफुल, तो घंटी आप खुशी की आवाज नहीं लगेंगी। द टोन वुड बिकम सोम्बर एंड अनप्लीजेंट, लिहाजा उदास या नागवार हो जाएगा। ठीक है जी, सोम्बर इसे उदास कहते हैं, और उसके बाद है जी अनप्लीजेंट, नागवार। इसी तरह इफ वेलकम वर रिप्लेस विद ड्रेडेड और अनएक्सपेक्टेड, यानी कि ड्रेडेड कहते हैं खौफनाक, और अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्का। अगर खुश को खौफनाक या गैर मुतवक्का से बदल दिया जाए, स्प्रिंग वुड फील नेगेटिव और थ्रेटनिंग, तो मौसम बाहर मनफी या धमकी अमीर महसूस करेगा। कंप्लीटली चेंजिंग द पॉइंट मूड, नज़म के मिजाज को मुकम्मल तब्दील कर देगा। Thus changing these adjectives would shift the tone from joyful to gloomy। ठीक है, जो खुशी से गमी या मायूसी से कहते हैं, तो तनाव वगैरह जो पैदा, टेंस तनाव, डिस्टर्बिंग द फॉर्म मैसेज ऑफ इनोसेंस हार्मनी, तो उसमें यकीनी बात खला पड़ेगा। लिहाजा इन सफात को तब्दील करने से लहजा खुशी से उदास या तनाव में बदल जाएगा, जैसे नज़म के मासूमियत और हमें के पैगाम में खलल पड़ेगा। होपफुली आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो हमने जी पार्ट कर लिया। नेक्स्ट है जी एच पार्ट, द पोम
contains several simple parallel sentence structure. Uh, how does the repetition and simplicity in sentence construction mirror the theme of innocence and the cyclical nature of life? How does it impact the overall rhythm and flow of the poem? रिदम के तालमेल जो चल रहा होता है और फलो बहाव जिस तरह की पोएट्री करते हैं या शेर व शायरी जिसमें बड़ी खूबसूरती से उसका तालमेल होता है। थीम ऑफ इनोसेंस यानी कि मासूमियत के मौजूआत जो होते हैं कंस्ट्रक्शन माना तामीरी, रिपीटिशन माना दोहराना, सिंपल पैरेलल माना मुतवाज़ी जिसे कहते हैं फिक्रा, ठीक है नी, स्ट्रक्चर ढांचे के इसके अंदर कई सादा मुतवाज़ी जुमले के ढांचे शामिल हैं। जुमले की तकरार में ये तकरार और साथ ही मौजूआत और नोयत की अक्कासी कैसे करती है, ठीक है जी। तो ये रिपीटिशन जो है ना, सिंपल जो पैरेलल सेंटेंस है, तो किस तरह वो कहते हैं जी, जिंदगी की गर्दिश की अक्कासी, चक्कर जो गोल है, ये नज़म की मजमूई ताल और भाव को किस तरह मुतासर करता है जी। तो इसका आंसर है सिंपल। The use of simple and parallel sentence structure in the equine mirrors the theme of innocence and natural cycle life in several important ways. The equine सादा और मुतवाज़ी जुमले के ढांचे का इस्तेमाल मासूमियत के मौजूआत और जिंदगी के कुदरती चक्कर को कई आम तरीकों से आईनादार करता है। कौन कौन से हैं जी? नंबर वन, रिफ्लेक्ट इनोसेंस एंड चाइल्डहुड। सिंपल सेंटेंस लाइक द सन डज राइज और द बर्ड्स डू सिंग reflect the clarity, ठीक है जी, and purity of a child's mind. They are easy to understand just like a child's thought, aligning with the theme of innocence that runs throughout the poem. जैसे अपने गाते हैं बच्चे के ज़हन की शफाफियत और पाकीज़गी की गुजार करते हैं, उन्हें समझना आसान है, बल्कि बिल्कुल बच्चे के ख्याल की तरह मासूमियत के मौजू के साथ हम आएंगे जो पूरी निज़ाम में चलता है। नेक्स्ट क्या है? शोज साइक्लिकल नेचर ऑफ द लाइफ, जिंदगी की गर्दिशी नोयत को ज़ाहिर करता है। द रिपीटेड सेंटेंस पैटर्न्स गिव द पोएम ए सर्कुलर, यानी कि दायरवी जो रिदम होता है जी, दायरे में चक्कर रिदम, मिमिकिंग यानी कि नकल करना, एंड रिपीटेड दोहराना, साइकिल ऑफ नेचर एंड लाइफ, मॉर्निंग टू इवनिंग, यूज टू ओल्ड एज एंड प्ले टू रेस्ट। बार बार दोहराए जाने वाले जुमले के नमूने नज़म को एक गोल ताल देते हैं जो ये सर्कुलर रिदम, ठीक है जी। और उसके बाद जो फितरत और जिंदगी के तकरार शुदा चक्कर की नकल करते हैं, सुबह से शाम तक जवान से बड़ा आराम करने के लिए खेलते हैं। तो ये एक पूरा सर्कल है जिंदगी का, उससे ये बताता है। नेक्स्ट है इनहांसेस रिदम एंड म्यूजिकलिटी, ताल और मौसीकी में इजाफा करता है। द रिपीटिशन क्रिएट्स ए स्मूथ सॉन्ग लाइक फ्लो, मेकिंग द पोएम लिरिकल एंड प्लेजेंट टू रीड अलाउड, ठीक है जी। This mirrors the joyful mood and makes it feel like a nursery rhyme, which suits its focus on childhood and simplicity. तकरार एक हमवार गीत जैसा भाव पैदा करती है, जैसे नज़म ऊंची आवाज में पढ़ने के लिए गीत और खुशगवार बन जाती है। ये खुशी के मूड की अक्कासी करता है, नस्ली की नज़म की तरह महसूस करता है जो बचपन और शादी पर उसकी तवज्जो के मुताबिक। तो होपफुली आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा, जो बड़ी डिटेल और उसमें हमने लिख दिया है। अब आप इसके चलते हैं जी अगले पोर्शन की तरफ, हम अगला देख लेते हैं जी। ओरल कम्युनिकेशन है, जिसे कहते हैं ज़बानी गुफ्तगू है। इसका पार्ट ग्रुप डिस्कशन जी। इन ग्रुप डिस्कशन डिस्कस इन ग्रुप्स डिस्कस द इक्विंग फोकस ऑन द फिगरेटिव लैंग्वेज थीम एंड इमेजरी यूज्ड इन द पोएम, टेक टर्न स्पीकिंग इंश्योरिंग दैट एवरीवन कंट्रीब्यूट टू द डिस्कशन, ठीक है। ग्रुप में इन पर तवाज़ा ख्याल करें और अलामती ज़बान, फिगरेटिव लैंग्वेज कहते हैं, फिगरेटिव मौजूद थीम एंड तस्वुरात यानी इमेजरी पर तवज्जो बिल्कुल बारी बारी बोलते हैं, बारी बारी बोले, एक साथ से बोलेंगे तो कोई नहीं समझ सकेगा। इस बात को यकीनी बनाते हैं कि हर कोई बहस में हिस्सा डाले। देखिए, आपको पहले भी आपको ये लेक्चर ओरल कम्युनिकेशन होता है कि इसका मकसद ये होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, आप दूसरे को सुन सकें, आप खुद किसी क्वेश्चन कर सकें, आप किसी टॉपिक पे बहस कर सकें। ये मकसद है इस टॉपिक का। आप अपने क्लास में अपने दोस्तों के साथ, आप कॉलेज में, अकेडमी में आप डिस्कस कर सकते हैं, साथ इसको प्रमोट कर सकते हैं। तो ये मकसद है। हम उस हिसाब से हम कोशिश है इन नोट्स को भी बनाया है। तो वाइल डिस्कसिंग, अब बारी बारी बोलते हैं, उस पर यकीनी मतलब हर कोई बहस में हिस्सा डालता है, ठीक है जी। वाइल डिस्कसिंग लिसन अटेंटिवली, ठीक है, अटेंटिवली टू ईच अदर एंड आस्क फॉलो अप क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, बातचीत में एक दूसरे को तवज्जो सुने और फॉलो अप सवाल को मिसाल के तौर पर। देखिए जी, जब आप डिस्कस कर रहे हो तो बिल्कुल अपने गौर से सुने, फिर आपने क्या फॉलो अप क्वेश्चन, मतलब जब वो बात कर ले तो उस पर आप सवाल कर सकते हो। लेक्चर अगर टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाने के बाद आप उस टॉपिक में से फिर हाथ खड़ा करके आप सवाल पूछते हैं। यही चीजें बता रही हैं। आप जनरल डिस्कशन में भी यही तरीका फॉलो कर सकते हैं, वन बाई वन, टर्न बाई टर्न। मिसाल दे रहे हैं वो किस तरह,
वो कहते हैं, एक सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक द ग्रीन सिंबलाइजेस, फॉर एग्जांपल, ठीक है नहीं। आप अगर सब्ज रंग सब्जदार किस चीज की अलामत है, मतलब एक सवाल आप पूछ सकते हैं, फॉलो में टॉपिक है, तो इसका आंसर भी आपने दे दिया साथ है, तो आप जवाब दे सकते हैं जी, रीड आउट कराते हैं। The green symbolizes youth, innocence, nature, and joy. It is a place where children play, birds sing, and life feels fresh and happy. It can also represent the cycle of life, where people come together and enjoy nature at different stages of life. जी, सब्ज जवानी, ये ग्रीन सिंबलाइजेज यूथ, ठीक है जी। ये सब्जा जो है, सब्ज रंग जो है, जवानी, मासूम फितरा, खुशी की रहमत है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चे खेलते हैं, परिंदे गाते हैं, जिंदगी ताज़ा और खुशगवार महसूस होती है। ये जिंदगी के चक्कर की जिंदगी भी काट सकता है, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं और जिंदगी के मुख्तलिफ राय में फितरत से लुत्फ अंदोज होते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ये देखिए, हाउ डज ब्लैक्स यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन अफेक्ट द मूड ऑफ द पोएम। आप ब्लैक से मुराद विलियम ब्लैक जो पोएट है, ब्लैक की शख्सियत का इस्तेमाल नज़म के मिजाज को किस तरह मुताबिक करता है जी, इसको भी नोट करा लेते हैं आंसर को। Blake uses personification like the sun does arise and make happy the skies to bring nature to life. It makes the poem feel magical, joyful, and full of warmth. The sun and skies are described as if they feel happiness, which creates a cheerful and lively mood. शानदार, एवरी मूड, जानदार मूड, खुशगवार, चेयरफुल, जो बात करते हैं फुलवाद, गर्मजोशी, मुकम्मल गर्म, जॉयफुल, खुशी, मैजिकल, जादुई। ब्लैक फितरत को जिंदगी में लाने के लिए शख्सियत इस्तेमाल करता है, जैसे सूरज तलू होता है और आसमान खुश कर देता है। ये खुश होना तो इंसानियत की वो है, तो इसलिए इसको पर्सोनिफिकेशन कह रहे हैं, क्योंकि इंसानों की क्वालिटी किसी बेजान चीज में दे रहे हैं। यानी सबको जादुई, खुशगवार और खुशी से भरा हुआ महसूस करता है। सूरज आसमानों को इस तरह बयान किया गया है कि जैसे वो खुशी महसूस करते हैं, जैसे एक खुशगवार और जानदार मूड पैदा होता है। तो ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब ये थर्ड वन है, कैन यू थिंक ऑफ एनी एग्जांपल इमेजरी दैट स्टूड आउट टू यू। क्या आप तस्वीर कशी की किसी एक मिसाल के बारे में सोचा जो आपके सामने हो या खड़ी हो, आप आपके जहन में हो, ठीक है जी। आंसर है जी, यस, द लायन द मेरी बेल रिंग टू वेलकम द स्प्रिंग, ठीक है ना। यानी कि मेरी खुशगवार घंटियां बजती है स्प्रिंग को, मौसम बहार को वेलकम करने के लिए। क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग इमेज ऑफ ए जॉय, जॉयफुल यानी कि खुशगवार, खुश, वाइब्रेंट मॉर्निंग, ठीक है जी। मुतहर्रिक जिसे कहते हैं जी, खुशगवार मुतहरक सुबह, विद रिंगिंग बेल यानी कि बजती हुई घंटियां, और फ्रेश वेदर, और फ्रेश वेदर। ऑल्सो द बर्ड्स ऑफ द बुश सिंग लाउडर अराउंड, बुश कहते हैं झाड़ियों वाले परिंदे, अराउंड पेंट्स ए लेवली सीन ऑफ, लेवली सीन ऑफ यानी कि जानदार सीन, यानी कि नज़ारा, ठीक है जी। बर्ड चिर्पिंग चहचहाना, हैप्पी इन नेचर, ठीक है जी। जी हाँ, सत्य है, खुशी की घंटियां बजती है बाहर का इस्तेमाल करने के लिए, बजती हुई घंटी और ताज़ा मुसल एक खुशगवार मुतारिक सुबह की एक मजबूत तस्वीर बनाते हैं। इसके अलावा झाड़ी के परिंदे इर्द गिर्द ऊंची आवाज में गाते हैं, फितरत में खुशी से चहचहाते परिंदों का एक जानदार मंजर पेश करता है। तो ये हमने क्लियर कर लिया जी। अब एक टिप्स है, थोड़े बहुत हमने अपनी तरफ से ऐड किए हैं कि आपने ग्रुप बैच के लिए कोई तजवीज है, टिप्स फॉर ग्रुप डिस्कशन। पहले तो एक बारी बारी बोले, टर्न टेक टर्न स्पीकिंग, ठीक है जी। आस्क ईच अदर फॉलो अप क्वेश्चन, फॉलो अप बाद में क्वेश्चन पर जब आप एक बोल रहे हैं तो फॉलो अप क्वेश्चन कर सकते हैं। यूज एग्जांपल्स फ्रॉम पोएम, नज़म की मिसालें इस्तेमाल करें। स्टे रिस्पेक्टफुल अटेंटिव, एहतराम के साथ और मोहतात रहें। ये टिप्स हैं। तो क्लास रिप्रेजेंटेशन का पोर्शन आ गया है, ये देखिए जी हमारे क्वेश्चन, फिर इस पर इसके आखिरी टॉपिक है क्लास प्रेजेंटेशन। आफ्टर ग्रुप डिस्कशन वन पर्सन फ्रॉम ईच ग्रुप विल शेयर योर की पॉइंट्स विद द क्लास, स्पीक क्लियरली विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन टू एक्सप्रेस योर आइडियाज आइडियाज इफेक्टिवली, ठीक है जी। देखिए जी, कहते हैं ग्रुप डिस्कशन के बाद क्या करना है जी, ग्रुप के बाद हर ग्रुप से एक शख्स क्लास का आपके कलीदी नुकात का इश्तराक करेगा, कलीदी का मेन जो की है, अहम, ठीक है जी, पॉइंट्स वो शेयर करेगा। स्पीक क्लियरली विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन, यानी कि अपने ख्यालात को मुअस्सर तरीके करने के लिए मुअस्सर तरफ इंटोनेशन के साथ क्या करें, टू एक्सप्रेस योर आइडियाज इफेक्टिवली, यानी कि अपने आइडियाज ख्यालात को। तो उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, जो आप तलफ़ुज़ अदायगी करते हैं, और इंटोनेशन आपकी पढ़ते वक्त कहीं जज्बाती फिक्र है तो उस तरह बोले, फॉर एग्जाम्पल कहीं आपने धीमा बोलना है, कहीं तेज बोलना है, तो इसको उतार चढ़ाओ इस आवाज के, तो उसको इंटोनेशन कहते हैं। तो इस हिसाब से आपने वाजिब तौर पर बात करनी है। तो हमने इसका आंसर अपने अंदाज में दिया हुआ है। आप क्लास प्रेजेंट कर रहे हैं तो क्योंकि यहाँ क्वेश्चन है कि एक आपका पर्सन जो है आप वो बात करेगा, तो हम आपकी जगह फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हैं, तो एक हमने आंसर तैयार किया है कि पोएम द आर्गुमेंट बाय विलियम ब्लैक है, तो इस बारे में
बहुत सा इस बारे में आप खड़े होते हैं तो पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ग्रीटिंग इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा। गुड मॉर्निंग, फॉर एग्जांपल आप खड़े हो जाते हैं, क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम योर नेम, ये कि अपना नाम लिखेंगे, आई एम अकरम, एंड फॉर अकरम आपका नाम है, एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग माई ग्रुप, मैं अपना ग्रुप, क्योंकि ग्रुप बना होता है ना, तो वो एक मेन बंदा उसका रिप्रेजेंट करेगा पूरे ग्रुप को, जब पूरा आपकी डिस्कशन क्लैरिटी होगी। आफ्टर डिस्कसिंग द पॉइंट दैट इक्विंग ग्रीव वी वुड लाइक टू शेयर ए फ्यू की पॉइंट्स। अब देखिए इसकी ट्रांसलेशन हुई है, सुबह को बखैर, मैं अपना नाम अकरम असलम है, असलम मैं जो भी हूँ, ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नाज़िम कुछ बातचीत के बाद, वही तवसलात पर बातचीत के बाद हम आपसे चांद आम मौका शेयर करना चाहते हैं, ताकि बाकी ग्रुप भी अपने अपने शेयर करेंगे, तो इससे नॉलेज बहुत ज्यादा सबके साथ आ जाएगा। ये बड़ा खूबसूरती से ग्रुप डिस्कशन का फायदा है यहाँ पे, इस तरह करने से। थीम ऑफ द पोएम क्या है, अब इस पे बात कर रहे हैं, वो अकरम जो उनका नाम हमने फर्जी लिया है। द पोएम शोज द जॉय ऑफ यूथ, हार्मनी विद नेचर एंड द सेकंड लाइफ। ये जो जवानी की खुशी कुदरत के साथ आमेंगे और जिंदगी के चक्कर गुजार करती है। इट begins with beginning morning and children playing and ends with evening and rest, like the journey of life। इन्हें सुबह बच्चों के खेलने से शुरू होती है और शाम आराम खत्म होती है, और आराम पर खत्म हो जाती है सफर। अब इसमें आगे चलकर हमने फिगरेटिव लैंग्वेज का भी कुछ जिक्र करना है, जो आप बात कर रहे हो, मजाजी जैसे कहते हैं जी, फिगर अलामती जबान, तशबीह, इस्तारा वगैरह। पोएट यूजेस पर्सोनिफिकेशन, लाइक पर्सोनिफिकेशन कहते हैं ह्यूमन लाइक, जो खूबियां हैं किसी बेजान में होना या किसी जानदार छोटे में होना। द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी, जैसे कई शायर पसंद यदि जानदार बनाने का अंदाज पसंद करते हैं, जैसे सूरज तलू होता है और आसमान खुश कर देता है। दिस गिव्स लाइफ टू द नेचर एंड क्रिएट्स ए हैप्पी मूड, इससे कुदरत को जिंदगी मिलती है और खुशी भरा माहौल पैदा होता है। फिर इसमें इमेजरी मंजरकशी है, द पोएट क्रिएट्स स्टोरी स्ट्रॉन्ग विजुअल पिक्चर, यानी कि बसरी, जिसे हम कहते हैं मंजरकशी करता है। लाइक जैसे द मैरी बेल्स रिंग, खुशी से भरी घंटियां बजती हैं, द बर्ड्स द बुश सिंग लाउडर अराउंड, झाड़ियों में परिंदे बुलंद आवाज में गाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी। तीसरा हेल्प us imagine a colorful and musical spring morning, ये इशारे में एक रंगीन और मौसीकी भरी बाहर की तस्वर, सुबह का तस्वर देते हैं। अब सिंबोलिज्म क्या है, ऑफ ग्रीन, समझदार की अलामती अहमियत क्या है जी। वही सिंबोलिज्म ऑफ ग्रीन, ग्रीन की अलामती, मैं वी थिंक द ग्रीन सिंबलाइजेज, हम समझते हैं समझदार उसकी अलामत है किसकी, कुदरत, नेचर, चाइल्डहुड बचपन, एंड पीस एंड हैप्पीनेस, सुकून खुशी। इट आल्सो शोज द साइकिल ऑफ लाइफ, लाइक द सनराइजिंग के चक्कर को भी जाहिर करता है, जैसे सूरज का तलु और गरूब होना। तो इख्तितामिया कहाँ पे करेंगे, वेरी सिंपल कंक्लूजन है जी। इन शॉर्ट द इक्विंग इज ब्यूटीफुल पोएम दैट शोज हाउ नेचर एंड ह्यूमन लाइफ आर कनेक्टेड, हाउ यूथ एंड ओल्ड एज आर पार्ट ऑफ द सेम साइकिल। मुख्तसर गूंजता हुआ सब्जादार एक खूबसूरत नज़म है, जो दिखाती है कि कुदरत और इंसान की जिंदगी आपस में जुड़ी हुई है, और नौजवानी और बुढ़ापा एक ही चक्कर का हिस्सा है। थैंक यू, शुक्रिया अदा करते हैं। इसके लिए भी कुछ टिप्स हैं। अब पहले बोलने से पहले मशक आहिस्ता और साफ बोलें, आवाज में उतार चढ़ाव रखें, खुद पानी से बोलें, ये हमारी तरफ एक्स्ट्रा हमने ऐड किया आप लोगों के लिए, जब आप प्रेजेंट कर रहे हो ग्रुप को, या कन्विंस कर रहे हो दूसरे ग्रुप को, या किसी भी डिस्कशन हो, तो ये उस सारे के लिए वैलिड होता है। तो आइए अब हम अपने इस यूनिट के आखिरी क्वेश्चन होता है राइटिंग स्किल्स, लिखने की महारत, महारतें। रेफरेंस टू द सियाक और सबाक का हवाला, दिस इन्वॉल्व्स, ये बुक का देख ले, दिस इन्वॉल्व्स यहाँ पे section वाला writing sir. This involves explaining the meaning of specific line or parts of the poem in relation to the overall theme, tone और message of the poem। ठीक है, थीम मौजू कहते हैं, टोन लहजा होता है जी, मैसेज पैगाम। इसमें नज़म के मजमूई मौजूआत, लहजे या पैगाम के सिलसिले में नज़म की मखसूस लाइनों या हिस्सों के मानी की वजाहत करना शामिल है। दिस, अच्छा, द फोकस ऑन इंटरप्रेटिंग, यानी कि तशरीह करना, इंटरप्रेट करना। व्हाई द पोएट यूजेस सर्टेन वर्ड्स और इमेजेस एंड हाउ दे कंट्रीब्यूट टू पोएम्स मीनिंग। ठीक है जी, कंट्रीब्यूट में हिस्सा डालना, इश्तिराक करना, इंटरप्रेट, तशरीह करना। तवज्जो इस बात की सिर्फ है कि तशरीह पर है कि शायर कुछ अल्फाज क्यों इस्तेमाल करता है, वो नज़म के मन में किस तरह हिस्सा डालते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी। अगला है जी पैराफ्रेजिंग, मैं तर्जमा करना दोबारा, यानी कि जो लफ्ज इंग्लिश में जैसे हमने लिखा भी हुआ है, दोबारा आसान इंग्लिश में लिखना, इस तरह के समझ आ जाए पोएट्री से। पैराफ्रेजिंग मीन रीडिंग पैसेज, रीडिंग पैसेज, यानी कि पैसेज जो फिक्रा है, इन हिस्सा है पैराग्राफ छोटा, इन सिंपल और क्लियर वर्ड्स व्हाइल कीपिंग द ओरिजिनल मीनिंग इंटैक्ट, यानी मानी वो सेम रहे। पैराग्राफ का मतलब है कि किसी इबारत को सादा या वाज़ेह लफ्ज़ों द्वारा लिखना, जाके असल मानी को बरकरार रखना। दूसरा क्या है जी इसका मतलब, द गोल इज टू रीस्टेट द टेक्स्ट इन ए वे दैट शोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग डायरी, जो डिक्शनरी वाला सही मीनिंग होता है, लघुवी मानी कह सकते हैं। मकसद मतन को इस तरह दोबारा बयान करना है जो उसके लघुवी मानी की तफहीम को जाहिर करता है।
तो ये जी पैराफ्रेज फॉर एग्जांपल एक हवाला दिया जा रहा है कि एग्जांपल यहाँ पे कोट की जा रही है, द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काईज। ठीक है जी। अब एग्जांपल है, ये बुक में मौजूद है, आप देख लें। अब इसका एग्जांपल के तौर पर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ये उन्होंने बनाया है बड़े क्लैरिटी से, जो हमने देखा है। इसको पहले रीड आउट कराते हैं, फिर इसकी ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं। आपके सामने भी ट्रांसलेशन हुई हुई है, आप नोट भी कर सकते हैं जी। In the poem The Echoing Green by William Blake, these lines signify the beginning of a new day, symbolizing renewal, hope, and the start of a fresh cycle. The rising sun brings light and happiness, creating a positive and uplifting atmosphere. This contributes to the joyful and carefree mood of the poem, where nature, especially the sky, is portrayed as lively and vibrant. The imagery of the sun making happy the skies enhances the overall tone of innocence and joy in the poem. Paraphrase: the sun rises and brightens the sky, creating a cheerful atmosphere. जी, तो विलियम ब्लैक की नज़र इको ग्रे में इसने एक नए दिन के आगाज की अलामत, जो तजदीद, उम्मीद और एक नए दौर के आगाज की अलामत है। तलुग होने वाला सूरज रोशनी और खुशी लाता है, एक मुस्कुराहट और बेहतर माहौल पैदा करता है। ये नज़म के खुशगवार लापरवाह मिजाज में मिसर डालता है, जहाँ फितरत खास तौर पर आसमान को जिंदा और मुतहर्रिक के तौर पर पेश किया जाता है। सूरज की तस्वीर आसमान को खुश करता है, नज़म में मासूमियत और खुशी के मजमूई लहजे में इजाफा करता है। तर्जमा क्या होगा? सूरज तुलु होता है, आसमान को रोशन कर देता है, जिससे एक खुशगवार माहौल पैदा होता है। तो ये आपने पैराफ्रेजिंग की, ये बिल्कुल सिंपल आपने ट्रांसलेशन की है। तो क्योंकि इसमें कोई आंसर नहीं था, सिंपल इसकी जो ट्रांसलेशन है वो फुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब ये हम एंड में पहुंच चुके हैं। ए पार्ट है जी पैराफ्रेज द फर्स्ट स्टैंजा पोएम। पैरा पोएम स्टैंजा है उसकी वो कहते हैं पैराफ्रेज करें, देन प्रोवाइड ए रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैराफ्रेज लाइन इन रिलेशन टू द थीम और मूड ऑफ द पोएम। ठीक है जी। मौजू और उसके हिसाब से नज़म के परिचय का खुलासा करें, इसके बाद नज़म के मौजूद या मिजाज के तर्जमा शुदा लाइनों के सियाक व सबा का हवाला फराहम करें। तो सबसे पहले हमने ओरिजिनल स्टैंजा लिख दिया है, वो पढ़ लेते हैं जी। द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काईज, द merry bell ring to welcome the spring. To our the skylark and thrush, the birds of the bush sing louder around to the bell's cheerful sound, while our support shall be seen on the echoing green. सबसे पहले तो इनका पैराफ्रेज किया है जी, उसको रीड आउट करा लेते हैं हमने हर एक लाइन का। और एक जी, The sun rises and brightens the sky. Church bells joyfully ring to welcome the arrival of spring. Birds like the skylark and thrush sing loudly, responding to the happy sounds of the bells. Meanwhile, children play games on the field, which echoes with their laughter and joy. जी, ये हो गया सिंपल पैराफ्रेजिंग। प्रतिरोध आसमानों को खुशी से भर देता है। देखिए, यहाँ पे आसमान की जगह हम आसमानों भी लिख सकते हैं, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। आसमानों को खुशी से भर देता है। बाहर का इस्तेमाल करेंगे घंटियाँ, ये चर्च की घंटियाँ, यहाँ पे घंटियाँ हैं तो वहाँ पे चर्च में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी चर्च कर दें आप। चर्च की घंटियाँ खुशी से बजती है। झाड़ियों में रहने वाले परिंदे जैसे स्काईलार्क और थ्रश, ये आसमानी परिंदे जोर से चहचहाते हैं। इन घंटियों की खुशी भरी आवाजों के साथ बच्चे खेल रहे हैं और सामने मैदान उनकी हंसों की आवाज से गूंज रहा है। तो सिंपल आपने ये पैराफ्रेज कर दिया और उसका हमने ट्रांसलेशन कर दिया है। अब हम आखिर में पहुंच चुके हैं जी। इसका हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो आइए पहला इसका पैराग्राफ पढ़ लेते हैं जी, तो आपने जो किया हुआ है खुद से जी, इसका रीड आउट कराते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस reference to the context, yes. This stanza sets a joyful and vibrant mood. It describes a typical spring morning, filled with natural beauty, sounds of birds, and children's laughter. The rising sun, ringing bells, singing birds, and children's games all contribute to the theme of innocence, harmony with nature, and the joy of youth. जी, ये बंद एक खुशगवार और मुतारिक मूड कायम करता है। ये मुसलमान की एक आम सुबह बयान करता है, जो कुदरती खूबसूरती परिंदों की आवाज़ों और बच्चों के से भरा हुआ है। तलू होता सूरज, घंटियां बजना और परिंदे गाना और बच्चों के खेल सब मासूमियत फितरत के सलामी जवानी की खुशी के इजहार मौजू में हिस्सा डालते हैं। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसका सेकंड पैराग्राफ और आखिरी ये पैराग्राफ होगा इस हमारे लेक्चर का भी और यूनिट का भी जी। The repetition of cheerful natural images reflects the theme of the cycle of life where morning represents childhood and beginnings. The echoing green itself symbolizes a place where nature and human life come together in perfect happiness.
जी, खुशगवार कुदरती तस्वुरात की तकरार जिंदगी के चक्कर के मौजू की अक्कासी करती है, जहाँ सुबह बचपन और आगाज की नुमाइंदगी करती है। गूंजता सब्जादार सब्जा जी, गूंजता सब्जादार जो है बजाते खुद एक ऐसी जगह करवा जहाँ फितरत इंसान जिंदगी काम खुशी में इकट्ठे होते हैं। तो ये भी हमने आंसर दे दिया। ये आंसर था, ये पैराफ्रेजिंग जो हमने की है, पहले हमने उसको पैराफ्रेज किया, फिर इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट दो पैराग्राफ में लिखा है, साथ साथ उर्दू ट्रांसलेशन कर दिया है। तो ये हमारा आज का 6 यूनिट भी कंप्लीट हो गया। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नोट्स मंगवा सकते हैं। फीडबैक से आपके हौसला अफजाई की जरूरत है, और उससे पहले काइंडली आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जितने ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, हमारी हौसला अफजाई होती है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स, लर्नर और सीखने वाले जो सिस्टम हम कर रहे हैं बुखारी इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी सिस्टम पे बिट्स पे बढ़ा रहे हैं, तो हमारी टीम की हौसला अफजाई भी होती है। और यही हमें बस ज़रूरत है आपसे। तो अगर आप कांटेक्ट करना चाहें, फीडबैक देना चाहें, वो भी ज़रूरी है, ताकि हम बेहतरी लाते रहें। सजेशन आपकी आती रहती है, सादा कराम की भी, स्टूडेंट्स की भी, जिसके लिए हम मशहूर हैं। तो आइए, ये ईमेल है, देख लें, bukhari@gmail.com। मोबाइल है जी 0320597443। एंड यूट्यूब का ये चैनल, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, फ्यूचर में यूटिलाइज हो सकता है। तो आज के लेक्चर यहाँ तक, याद दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।